भाई पिटिशन टू स्टार्ट नो हेड नवंबर। क्योंकि नवंबर में ना ट्रेविस हेड को कोई भूत आ जाता है। वो ना आए देखता है ना बाएं, ना टीम देखता है ना प्लेयर देखता है। वो तब नहीं देखता कि रोहित शर्मा सामने वाली टीम में है कि नहीं है। ही डजंट केयर इन नवंबर भाई। खा गया इंग्लैंड को। मतलब 4 घंटे में ही एट इंग्लैंड खत्म ही कर दिया मैच। एक तरफ भिड़ता हुआ दिख रहा था उसने। गेम ही ओवर कर दिया भाई ट्रेविस हेड ने। तो सबसे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता। इंग्लैंड ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया और वो थोड़ा सा ना फंसता हुआ दिखा, क्योंकि स्टार्क ने लड़ी लगा दी इंग्लैंड की। 7 विकेट लिए मिचेल स्टार्क ने, और हैरी ब्रूक एंड ओली पोप एंड थोड़ा बहुत जेमी स्मिथ, यही 3 बैट्समैन थे जो आगे टिक पाए स्टार्क के। बाकी किसी में दम दिखी नहीं, मजाक भी नहीं कर रहा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ये बैटिंग करने, और फिर जो मैंने बॉलिंग का डिस्प्ले देखा है ना एक यूनिट की तरफ से, इंग्लिश यूनिट। सबसे पहले आए जोफ्रा आर्चर। एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़िया करेंगे, और दूसरी बॉल पर एलबीडब्ल्यू करा एक फुलर लेंथ बॉल, टेल इन करी एंड फंस गए डेब्यूटेंट जेक वेदरल्ड। और काफ़ी हाइप थी जेक वेदरल्ड की इस मैच से पहले, और वो उस हाइप को ना बिल्कुल गिरा दिया आर्चर ने, क्योंकि वो गिरते गिरते ही आउट हुए। उसके बाद मार्नस लबुशेन हो चाहे स्टीव स्मिथ हो, जो स्ट्रगल देखा है ना मैंने, वो पीक बॉलिंग। आई थिंक 5वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का पहला रन आया था। पीक बॉलिंग हो रही थी एक तरफ से जोफ्रा आर्चर। वो पेस, वो बाउंस, इवन मूवमेंट हवा में भी जोफ्रा की इनिशियली हो रही थी। और हमने देखा ना इनकी जो बॉलिंग यूनिट थी इंग्लैंड की कितना अच्छा क्यों वर्क कर रही थी। जोफ्रा, मैंने जैसा बताया, मार्क वुड भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जोफ्रा की तरह, बट मार्क वुड थोड़ा सा नेचुरल पेस कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है मार्क वुड की। उसके अलावा ब्राइडन कार्स जब वन चेंज है, अपराइट सीम, ठीक है, अपराइट सीम, थोड़ा सीम बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस दिख रहे थे ब्राइडन कार्स, और उन पे भी पेस अच्छी है। और इनिशियली गस एटकिंसन बॉलिंग कर रहे थे, और मैंने देखा वो विकेट टू विकेट ज़्यादा रखने का ट्राई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा विकेट से दूर नहीं जा रहे थे। तो वो एक जो डिसिप्लिन चाहिए था इंग्लैंड को, वो कहीं ना कहीं गस एटकिंसन से आ रहा था। और गस एटकिंसन को मैंने ज़्यादा देखा क्रॉस सीम बॉलिंग करते हुए और वॉबल सीम का यूज़ करते हुए। बहुत ज़्यादा अपराइट सीम के साथ नहीं कर रहे थे, जो कि मैंने मिचेल स्टार्क को भी बाद में देखा ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो अपने सेकंड स्पेल पे आया मिचेल स्टार्क। तो वो क्रॉस सीम और सीम के साथ थोड़ा खेलते हुए ज़्यादा दिख रहे थे मिचेल स्टार्क। और उसी में उन्होंने बेन स्टोक्स को फंसाया भी था। क्रॉस सीम डाली थी, थोड़ा सा स्किड भी करी, हल्की सी स्किड करी, एंड थोड़ा सा बाउंस में चेंज आता है उसकी वजह से, बट बॉल की एक्चुअल पेस में चेंज आया उस क्रॉस सीम बॉल की वजह से। बेन स्टोक्स बिल्कुल पढ़ नहीं पाया भाई। बेन स्टोक्स को तो बड़ी बना रखा है मिचेल स्टार्क ने। तो एनीवेज इंग्लैंड ने बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करी और 121 पे 9 कर दिया था डे वन पे। इंग्लैंड ने खुद 172 बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी, और ऑस्ट्रेलिया को 121 पे 9 कर दिया था। सेकेंड डे 132 पे ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। ऐसा लग रहा था ये मैच शायद तीसरे या चौथे दिन तक जाएगा। बट कहानी ना बेन डॉगेट की भी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बेन डॉगेट जो कुछ साल पहले कारपेंटरी वगैरह का काम कर रहे थे, मतलब क्रिकेट से इतना ऑफ हो गए थे वो, 31 साल की एज में डेब्यू करा बेन डॉगेट ने और वापस आया। और ये चीज़ ना बड़ी अच्छी लगती है उन कंट्रीज़ के लिए जो जिनके पास ना पॉपुलेशन थोड़ी कम रहती है कंपेरेटिवली। न्यूजीलैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई। ये ना आपने देखा होगा माइक हसी 30 साल की एज में डेब्यू करा था। इन कंट्रीज़ में प्लेयर्स एक एज के बाद भी अपना करियर बना सकते हैं। इंडिया वगैरह में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री एक इनडायरेक्ट रीज़न है ये, मतलब डायरेक्ट रीज़न नहीं है ये, बट कहीं ना कहीं वो एक रीज़न रहता है, क्योंकि आप फोकस करते हो कि आप अपने यंग प्लेयर्स, क्योंकि ऑप्शन इतने होते हैं कि आप अपने यंग प्लेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो। एनीवेज बेन डॉगेट ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। बारी आई इंग्लैंड की सेकंड इनिंग की। उन्होंने स्टार्ट ठीक ठाक करा था, हालांकि मिचेल स्टार्क ने फिर से जैक क्रॉली को 0 पे आउट कर दिया था। मिचेल स्टार्क और वो पहला ओवर, बात ही नहीं खत्म हुई इस टेस्ट मैच में। तो पहले ओवर की 5वीं बॉल पर दोनों बार जैक क्रॉली। और फिर इंग्लैंड थोड़ा बेटर बैटिंग कर रही थी, बट बीच में एक जो स्पेल आया वो खा गया इंग्लैंड को। लगातार विकेट, स्टार्क की टॉप बॉलिंग, उधर से स्कॉट बोलैंड की बॉलिंग। भाई स्कॉट बोलैंड पहली इनिंग में बहुत ही आउट ऑफ रिदम लगे थे, बट सेकेंड इनिंग में उनको वो जैसे ही रिदम मिला, वो इंग्लैंड को हिला के चले गए। और फिर इंग्लैंड ज़्यादा सही हो नहीं पाई, बट उनके टेल एंडर्स ने, स्पेशली ब्राइडन कार्स एंड गस एटकिंसन ने जो तेज़ी से रन्स बनाए, उसकी वजह से इंग्लैंड कुछ ठीक ठाक टोटल बना पाई। और उसकी वजह से जो उनकी 40 रन्स की लीड थी पहली इनिंग में,
उसके साथ उन्होंने 200 प्लस का टारगेट दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। तो ऐसा लग रहा था ना टफ हो सकता है, बट जैसा कि स्टीव स्मिथ ने मैच के बाद कहा कि पिच लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड डे में बेटर हो गई थी बैटिंग के लिए, वही हुआ। और वो चलो उतना नहीं था इनिशियली, फिर भी मूवमेंट थी, बट बॉलिंग में ना जो एफर्ट दिख रहा था वो कम हो गया था। जोफ्रा आर्चर जो फर्स्ट इनिंग में 150 145 ऐसी स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे, सेकंड इनिंग में 140 डालने के लाले पड़ गए थे। 129 135 132 ऐसी पेसेस पे बॉलिंग बहुत सारी जा रही थी जोफ्रा आर्चर की, एंड इवन मार्क वुड के लिए भी 145 150 फेंकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। आई डोंट नो ये पिच की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि पहले दिन और दूसरे दिन में एक ही दिन का फर्क था और इतना ज़्यादा पेस डिफरेंस। ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया, मतलब शोल्डर्स डाउन क्यों हो गए। मतलब चलो बाद में समझ आता है कि ट्रेविस हेड जब एक बारी 20 बॉलें खेल ली थी समथिंग, तो ट्रेविस हेड अटैक बहुत ज़्यादा कर रहे थे और उन्होंने कम्प्लीटली डिसमेंटल कर दिया इंग्लैंड को अटैक कर करके। मतलब उसके बाद आपको दिख रहा था कि पिच बेटर हो गई है, बट इनिशियली स्टिल पिच में वो चटपटी बातें थी बट उसका उस चटपटी बातों का यूज़ कर ही नहीं पाई इंग्लैंड। जोफ्रा की कुछ बॉलें हमने देखी ट्रबल करते हुए, बट वो पेस, वो बाउंस जो पहले दिन जोफ्रा प्रोड्यूस कर पा रहे थे वो सेकंड डे पे नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो पिच का ही रीज़न था या जोफ्रा के ही शोल्डर्स डाउन, क्योंकि जोफ्रा मार्क और सब में दिख रहा था। सिर्फ शायद ब्रैडन कार्स ऐसे बॉलर थे जिनमें वो उतना नहीं दिख रहा था, उनको 2 विकेट भी मिले। बट ट्रेविस हेड एंड मार्नस लाबुशेन ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट करा ट्रेविस हेड को, रन अ बॉल 50। एंड ट्रेविस हेड ने तो भाई जो हट हट के जो लगाए हैं ना उन्होंने शॉर्ट बॉल्स को, तो मज़े में खेला है बिल्कुल ट्रेविस हेड ने। हट के सामने भी मारा है शॉट, थर्ड मैन की तरफ शॉटें मारी हैं ट्रेविस हेड ने, फिर इधर हट के पीछे फाइन लेग की तरफ मारा है और फाइन लेग की तरफ भी मार दिया मतलब ट्रेविस हेड तो पागल हो गए थे। वो लग रहा था कि वो सेकंड डे पे मैच खत्म करने ही आ गया। अब वो जैसे ही ट्रेविस हेड को लगा ना कि अब तो बैट में आ रही है बॉल, ट्रेविस हेड ने छोड़ा ही नहीं फिर। और ये सब बातों में ना मैं एक बंदे की बात करना भूल गया, दैट इज बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स ने पहली इनिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा फेवरेट बॉलर जो था वो था जोफ्रा आर्चर एंड इवन गस एटकिंसन। ये दो मेरे फेवरेट थे इंग्लैंड के लिए, बट बेन स्टोक्स ने आकर समहाउ वो विकेट्स निकाली एंड फंसा दिया भाई ऑस्ट्रेलिया। एंड 5 विकेट लेकर गए बेन स्टोक्स। बट स्टोक्स ना बनी बन चुके हैं स्टार्क का, क्योंकि 11 बार स्टार्क ने बेन स्टोक्स को आउट कर लिया। और कहानी सिर्फ स्टोक्स की नहीं है यहाँ पे, कहानी जो रूट की भी है, क्योंकि जो रूट से एक्सपेक्टेड था। मैथ्यू हेडन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो रूट इस सीरीज में एक एक सेंचुरी जरूर मारेंगे, बट अभी जिस तरीके से जो रूट खेल रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है, बिल्कुल ही अनसेटल्ड दिख रहे हैं जो रूट। स्टार्क ने दोनों इनिंग्स में आउट करा और स्टोक्स को भी दोनों इनिंग्स में स्टार्क ने आउट करा। आई डोंट नो स्टोक्स को क्या हो जाता है स्टार्क के अगेंस्ट 11 बार भाई। सम हाउ स्टार्क ने तो बहुत ही तगड़ा टेस्ट मैच गया, आई थिंक 10 विकेट लिए मिचेल स्टार्क ने। बोलेंड ने भी सेकंड इनिंग्स में कमबैक करा, पहली इनिंग में बिल्कुल दिख नहीं रहता रिदम में। डॉगेट की मैंने स्टोरी बताई आपको, तो आई थिंक एक अच्छा बूस्ट था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैच फंस गया था। बट फिर जो लेटर हाफ ऑफ द इनिंग में जो बैटिंग हुई है, सम हाउ मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि इंग्लैंड के बॉलर्स के एक टाइम के बाद शोल्डर्स भी डाउन दिख रहे थे, बट वो एफर्ट भी नहीं दिख पा रहा था सम हाउ। पता नहीं उसका क्या रीज़न था, थकना रीज़न आई डोंट नो, होना नहीं चाहिए क्योंकि सेकंड डे ही था ये। ज़रूर फोर्थ इनिंग थी बट ये सेकंड डे था, तो आई डोंट नो, ये ऐसा भी हो सकता है कि पता नहीं, बहुत छोटे छोटे गैप पे उनकी बॉलिंग भी आ रही थी, दोनों ही टीम्स की आई वो तो। आई डोंट नो, स्टार्क उस एज में उस रिदम को मेंटेन करके बॉलिंग करी, बट इंग्लैंड के बॉलर्स जो कि नए हैं, यंग हैं, वो नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था इंग्लैंड की तरफ से भी, एक्सपेक्टेड था क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराई ना, इंग्लैंड गेम में आ गई थी। बट समाओ हाँ, ये रीज़न सही था स्टीव स्मिथ ने जो बोला कि बैटिंग थोड़ी बेटर हो गई थी लेटर हाफ में सेकेंड डे के, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा भी मिला। और फिर ट्रेविस हेड की वो काउंटर अटैकिंग बैटिंग, उसने तो मतलब ख़त्म ही कर दिया। तो आई थिंक यही था, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज में ले ली है 1-0 की लीड। एंड मैंने एक बारी मैं प्रिडिक्शन एक्चुअली दे नहीं पाया एशेज का, मैं रह गया। अब देने का फ़ायदा तो नहीं है, बट आई थिंक ये एशेज ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, शायद 4-0। आई थिंक एक मैच शायद ड्रॉ हो जाए, समथिंग लाइक दैट। पता नहीं, मतलब मेरे को लगता है इंग्लैंड एक मैच तो जीत सकती है, सो मे बी 3-1 मैं रहने देता हूँ प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन मैं रहने देता हूँ, यही है। और कुछ ना चटपटी फुटबॉल की वीडियोस भी आने वाली हैं, अभी मैचेस भी हो रहे हैं, उनकी भी रिव्यूज़ दूंगा। और एक ना बहुत अच्छी वीडियो है फुटबॉल की, वो भी आने वाली, तो जो भी कोई फुटबॉल की वीडियोस देखता है, देखने वाला है,
ट्यून इन द चैनल एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ। अपने कमेंट्स में बताना भाई, इस एशेस के पहले टेस्ट जो कि 2 दिन में ख़त्म हो गया, एशेस की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ है कि एक टेस्ट मैच 2 दिन में ख़त्म हो गया हो। ये 2 दिन में ख़त्म हो गया, सारे प्लान्स बर्बाद हो गए। तो भाई अपने कमेंट्स में बताना अपने ओपिनियंस कि कैसा लगा ये मैच और कौन था आपका मैन ऑफ द मैच और किसने आपको बिल्कुल ही डिसअपॉइंट करा, ज़रूर बताना। एंड कीप वॉचिंग।